जोहार, नमस्कार। बच्चे देश के भविष्य हैं और बच्चों के बारे में कहा जाता है कि हर बच्चा आने वाले समय का पिता होता है। बच्चा जो आने वाला भविष्य है वो भविष्य कहीं गरीबी, कहीं मुफलिसी, कहीं केयर नहीं लेने के कारण बर्बाद हो रहा है। ज़्यादा पैसा कमाना या ज़्यादातर स्थितियों में जहाँ मजबूरी है उसके बगैर काम ही नहीं चल सकता है। झारखंड के संदर्भ में अगर बात करें, बड़े पैमाने पर कुपोषण, बड़े पैमाने पर गरीबी और बड़े पैमाने पर सस्ता श्रम, आसान पड़ता है लोगों को कि बच्चों से ही काम करा लिए, चाहे दुकान में या घर। बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए, बच्चों को जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने बहुत सारे उपाय किए, सरकारों ने बहुत सारे उपाय किए, कई सारे कानून बनाए, लेकिन उन कानूनों का अनुपालन समाज को करना है, बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं उनको करना है। पहले हम अगर यह समझेंगे कि बाल श्रम क्या है, बच्चों के लिए कानून क्या है, कई बार कानून की बात में हमने इस पर चर्चा की है। आज हम चर्चा करेंगे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं और खालसा के पैनल लीडर हैं कुमार वैभव, उनके साथ बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका। नमस्कार सभी को। नमस्कार। एक तो हम लोग यहाँ से शुरू करें कि पहले जाने कि बाल श्रम क्या है। बाल श्रम एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है जिसे हम सोशल ईविल बोलते हैं। अब बाल श्रम को समझने के लिए सबसे सरल शब्दों में समझा जाए, किसी भी एक बालक जो 14 साल से कम उम्र का हो उससे श्रम कराना, या उससे आप फैक्ट्री में काम कराते हो, ऐसे माइंस में काम कराते हो, इसे बाल श्रम बोलते हैं। तो बाल श्रम यही है जो भी बच्चों से, अगर आप बच्चों को आप हजार्डस प्रोसेस में काम पे लगा रहे हो, जैसे पटाखे की फैक्ट्री में बच्चे काम कर रहे हैं, तो ये बाल श्रम है जो कानून प्रतिबंधित करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहाँ की दुकान है जी, प्रतिष्ठान है, घर है, द्वार है। किस उम्र तक बच्चों से काम वहाँ नहीं लेना है और उनको जो अधिकार मिला है संविधान से पढ़ाई का, वो पढ़ाई का, ये हम अपने दर्शकों को ज़्यादा बेहतर तरीके से बताना चाहते हैं। जैसे कि आपने बताया, संविधान में ये मौलिक अधिकार है, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 14 साल के बच्चों के लिए। इसी के तहत, इसी के टैंडम में एक कानून है जो 1986 से स्टैट्यूट बुक में एग्जिस्टेंट है, जिसका नाम है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। बाल एवं किशोर श्रम प्रतिबंधन एवं विनियमन अधिनियम, प्रतिबंधन एवं विनियमन अधिनियम। ये 1986 से ये कानून है। पहले जब ये कानून बना था, इसमें 14 साल तक के बच्चों के लिए सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयमेंट्स को छोड़ के, स्पेसिफाइड और हजार्डस एम्प्लॉयमेंट्स को छोड़ के बाकी जगह बच्चों से काम लिया जा सकता था। स्पेसिफाइड और हजार्डस एम्प्लॉयमेंट्स का एक शेड्यूल है इस कानून में, जिसमें बहुत तरीके के एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाइड किए हुए हैं, जैसे फैक्ट्रीज़ हैं, जैसे माइंस हैं, जैसे ग्लास इंडस्ट्रीज़ है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ है। तो शुरू में ये प्रतिबंध था कि फिर 14 साल से कम के बच्चों से तो आप काम करा ही नहीं सकते हैं, और 14 साल तक के बच्चों को आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉयमेंट्स में काम नहीं करा सकते हैं, जो कि हजार्डस प्रोसेस होता है। साल 2016 में इस कानून में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। इसमें 2 तरीके के डिवीज़न किए गए, एक था चाइल्ड लेबर और एक था एडोलेसेंट लेबर। एडोलेसेंट मतलब किशोर। तो 14 साल तक के बच्चों के लिए अब इस कानून में पूर्ण प्रतिबंध है। उन बच्चों से आप कोई भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉयमेंट नहीं करा सकते हैं, मगर इस कानून में एक एक्सेप्शन दिया गया जो एक बहुत ही सामाजिक और बहुत ही प्रैक्टिकल एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन ये है कि कोई बच्चा, जैसे उसकी घर की दुकान है, तो वो घर की दुकान में वो बच्चा काम कर सकता है, मगर कंडीशन ये है कि वो बच्चा स्कूल की टाइम में वो काम नहीं कर सकता है, रात के समय पे वो काम नहीं कर सकता है, अपनी छुट्टियों के दौरान वो काम कर सकता है। तो ये कानून के पीछे की लॉजिक ये है कि बच्चा स्कूल छोड़ के काम में ना लग जाए। और वैसा ही एक एक्सेप्शन इस कानून में जो आया कि जो चाइल्ड आर्टिस्ट होते हैं, जो टीवी और सिनेमा में चाइल्ड एक्टिंग करते हैं, तो वो भी ये परमिशन, इन बच्चों को 14 साल के कम से काम करने की परमिशन है, मगर उसमें भी बहुत सारी कंडीशंस कानून में दी गई हैं, जैसे कि बच्चों की सेफ्टी का ध्यान रखना, नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क का ध्यान रखना, हेल्थ का ध्यान रखना। और इसी तरीके से प्रोहिबिशन जो है एडोलेसेंट्स के लिए, अब जो पहले प्रोहिबिशन था चाइल्ड के लिए, जो कोई भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉयमेंट में काम नहीं कर सकते हैं,
अब वो प्रोहिबिशन एडोलेसेंट्स में आ गया है, जो बढ़ती उम्र के बच्चे होते हैं, 14 साल से 18 साल तक के बच्चे होते हैं, उनसे भी अब आप काम कोई भी हजार्डस या स्पेसिफाइड एम्प्लॉयमेंट में नहीं ले सकते हैं। तो ये बहुत ही अहम कानून है, जिसके तहत अगर बच्चे से आप काम ले रहे हैं तो एक दंडनीय अपराध है। दो कानून आपने बताया, दोनों एक कानून में संशोधन करके दूसरा कानून बनाया, जिसमें हजार्डस को और स्पेसिफाई किया जी, गया और जी। उसको किसी भी तरह के एम्प्लॉयमेंट में, झारखंड के संदर्भ में अगर हम बात करें, झारखंड फोकस करें, झारखंड में जिस बड़े पैमाने पर गरीबी है, उस गरीबी की वजह से जिस बड़े पैमाने पर पलायन होता है, बड़े पैमाने पर लोग जाते हैं, अपने भी दलाल मिल जाते हैं, दोनों स्थितियाँ हैं। जो यहाँ है उनको भी जरूरी है, अपनी पढ़ाई के लिए जरूरी है, अपने खाने पीने के लिए जरूरी है, अपने माँ बाप के खाने पीने के लिए जरूरी है, उनकी भी मजबूरी है कि वो काम करें। स्कूल जाने के पहले, स्कूल जाने के बाद दूसरे के घरों में काम करके, बाहर काम करके उनकी जीविका चलती, नहीं तो उनकी जीविका चल ही नहीं पाएगी। जो स्थिति है, उनकी जरूरतें नहीं पूरी हो पाएंगी। ये सब जो कानून है, इन कानूनों में कहाँ तक उनको मदद करने की बात है कि अगर इस तरह के मामले हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं अपनी पढ़ाई, जैसे कि पढ़ाई में देखिए कि वो मिड डे मील की बात है, आंगनबाड़ी की बात है, इस तरह से कोऑपरेटिव फ्री किताब देंगे, फ्री स्कूल देंगे, ये एग्जामिनेशन का फीस नहीं लगेगा, मतलब आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा 14 साल तक के, जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो सारी व्यवस्था है। लेकिन उससे भी उसका काम नहीं चल रहा है। वैसी स्थिति में उसको मदद कहीं से मिल सके, गार्जियन है कि अफोर्ड नहीं कर पा रहा अपने बच्चे को पढ़ाना। तो बात पहले तो आप हमको ये बताइए कि बाल श्रम कानून में कितने तरह के कानून हैं जो उनके प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं, और वैसी स्थिति में जहाँ की उनकी मजबूरी हो जाती है उस तरह काम करना, वो नहीं करना चाहते फिर भी करना पड़ता, कहाँ से मदद ले सकते हैं, कैसे मदद ले सकते हैं? इसमें सबसे पहले हमें संविधान में दो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 फोर्स्ड लेबर को प्रतिबंधित करता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बोलते हैं ये दोनों को, फोर्स्ड लेबर को प्रतिबंधित किया जाता है। और अनुच्छेद 24 में कोई भी बच्चा जो 14 साल से कम उम्र का है, उसका एम्प्लॉयमेंट कोई भी हजार्डस प्रोसेस माइंस या फैक्ट्री में नहीं होना है। और इसी के अंतर्गत जो कानून का गठन हुआ है 1986 में, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। तो ये एक्ट का दो संदर्भ है, एक है कंप्लीट प्रोहिबिशन और दूसरा है रेगुलेशन। अब जहां तक ऐसे बच्चों की मदद करने की बात आती है, अब सरकार ने कानून के तहत और अनुच्छेद 21 से संविधान के तहत सारे बच्चों को फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन का प्रावधान किया है। तो ये कानून का ऑब्जेक्टिव यही है कि बच्चे स्कूल जाएं, स्कूल के समय पे वो काम पे ना लगें, और बच्चे जो काम पे लग भी रहे हैं, मजबूरन काम पे लग भी रहे हैं, वो बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयमेंट्स हैं जो हजार्डस होते हैं, जो बच्चों की हेल्थ पे उस पर नहीं लगें, और जो किशोर भी काम पे लग रहे हैं जो हजार्डस एम्प्लॉयमेंट्स नहीं है, उसके लिए भी बहुत सारे रेगुलेशंस कानून में प्रिस्क्राइब किए गए हैं ताकि उन बच्चों की हेल्थ का ख्याल रखा जा सके। एम्प्लॉयर्स के ऊपर बहुत सारे ऑब्लिगेशंस हैं कि उनको बच्चों को, जैसे आपको इतने आवर्स की ड्यूटी के बाद आपको 1 घंटे का ब्रेक देना है, वीकली हॉलीडे देना है। तो ये सारे कानून दो तहत के हैं, प्रोहिबिशन और रेगुलेशन। और इसमें जहाँ तक इन बच्चों की मदद का सवाल है, इसमें एक फंड का गठन किया गया है, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर रिहैबिलिटेशन फंड। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको जोर जबरदस्ती काम पे लगाया जाता है, ऐसे बच्चों को अथॉरिटीज़ जब रेस्क्यू करती हैं, और इस कानून के तहत जब मुकदमा चलता है, इसमें पेनल्टी का प्रावधान है, तो ये पेनल्टी उस फंड में, उस कोष में जमा होती है जिसका यूज़ इन बच्चों को मदद करने के लिए किया जाता है। तो कानून का जो एम है वो है कि इन बच्चों को आप पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। जब सरकार मुफ्त की पढ़ाई आपको दे रही हैं, फैसिलिटी हैं, तो वो बच्चे उन फैसिलिटीज़ का उपभोग करें। और इस कानून के अंतर्गत में इंस्पेक्टर्स को पावर दिया गया है, इंस्पेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होता है। जैसे झारखंड में रीजनल लेबर कमिश्नर को पावर है, इंस्पेक्टर्स इनका सारे इंडस्ट्रीज़ का, फैक्ट्रीज़ का इंस्पेक्शन करेंगे, जिनको रजिस्टर्स मेंटेन करना है, क्या हम कोई एडोलेसेंट को एम्प्लॉय किए हैं, तो ये उनको वहाँ से रेस्क्यू करते हैं और उनको इस फंड के तहत कुछ पैसे दिलाते हैं। तो कानून का एम प्रोटेक्शन और प्रोहिबिशन, रेगुलेशन के अलावा रिहैबिलिटेशन भी आ गया है अमेंडमेंट के बाद में, 2016 के अमेंडमेंट के बाद में। अगर कोई इस कानून का उल्लंघन करता है, नहीं मानता है, तो पेनल्टी और सजा के कुछ प्रावधान है। हाँ, कानून तो जो बनते हैं उस जी, कानून जी। में मस्ट होता है, क्या है, कैसे है? इस कानून के अंदर में किसी को लगता है कि कोई इस तरह का आदमी है जिसके बारे में कंप्लेन कर सकता है, तो कहाँ कंप्लेन करता है, किसको बता सकता है कि हाँ ऐसा हजार्डस काम में उसको लगाया गया है, इस तरह की व्यवस्था है? इस कानून के अंदर में बहुत ही स्ट्रिंजेंट पेनल्टी के प्रोविजंस हैं। इस कानून के तहत आपको 20 से 50 हज़ार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है,
6 महीना से 2 साल तक का आपको कारावास हो सकता है। जो भी बाल श्रम कराता है या एडोलेसेंट या किशोर से हैजार्डस प्रोसेस में श्रम कराता है। और जहाँ तक बात आती है इस कानून में प्रोसिक्यूशन शुरू करने के लिए एक संज्ञेय अपराध है। कोई भी इसका शिकायत पुलिस को भी कर सकता है, कोई भी इसका शिकायत जो कंसर्न लेबर अथॉरिटी या इंस्पेक्टर है कानून ये एक्ट के अंडर में उसको भी किया जा सकता है, जिससे ये प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो सकता है। जैसे कोडरमा वगैरह में आप देखिएगा, कोडरमा में बहुत सारे लोग चुनाव चुनते हैं जी, अपने से ही चुनते जी। हैं। कुछ लोग हैं जो उनको भी इनडायरेक्टली उस काम में लगा रखा है, जो लेकर पहुंचाते हैं, फिर औरत का अपना वो प्रोसेसिंग होता है। हम ये कह रहे हैं जो अपने से लग रहे हैं अपने घर की जीविका चलाने के लिए, उस गार्जियंस पर भी कुछ दबाव है क्या इस तरह का? नहीं, जैसे कि मैंने बताया जहाँ तक आपका एम्प्लॉयमेंट हैजार्डस नहीं है, हैजार्डस ऑक्यूपेशन और प्रोसेस नहीं है, तब तक आप बच्चों को भी उसमें लगा सकते हैं काम में। जैसे होता है एक फैमिली एंटरप्राइज, कानून में जो शब्द यूज़ किया हुआ है फैमिली एंटरप्राइज, टिल इट इज़ नॉट अ हैजार्डस ऑक्यूपेशन और प्रोसेस। मगर उसमें कंडीशन यही है कि बच्चे वो सारे काम अपने फ्री समय में करें। नहीं कर सकते, फ्री समय नहीं ना होगा जी। जो हम देखिए, हम बात करें झारखंड को फोकस करके, यहाँ जो पॉवर्टी है, यहाँ जो मजबूरियां हैं, इसलिए कि जो काम स्कूल का है वही काम डिबड़ी चुनने का है। जी जी। टाइमिंग जो है ना जी, वही टाइमिंग एक है, उस टाइम में इधर उधर नहीं हो सकता है। जी। तो वैसे इस तरह के जो बच्चे हैं उन बच्चों को रेस्क्यू करे या उन बच्चों को रिहेबिलिटेट करे, ये जी, दो चीज बनता जी। है। तो उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, उनके रेस्क्यू के लिए कहाँ किसके साथ बात की जाए, जो उनके रिहेबिलिटेशन के लिए बात करनी इसीलिए हम ये पड़ेगी। बात कर रहे हैं जी कि हम जी। जानते हैं कई इंटरनेशनल गैर सरकारी संगठन जो हैं वो लोग लगे हुए हैं इस तरह के काम में, जो इन बच्चों को हेल्प कर रहे हैं, जी, मदद कर जी। रहे हैं, उनका सर्वे कर रहे हैं, सर्वे करके उनके लिए काम ढूंढ रहे हैं, कैसे काम दिया जाए, उनके गार्जियन की आमदनी बढ़ाने के उपाय कर रहे हैं। क्योंकि जो पैसा कमा के उतना बच्चा लाता है, उतना अगर इसमें इनको ऐड कर दिया जाए, उनका काम को थोड़ा तब वो ऑटोमेटिकली बच्चों को फिर पढ़ाई में जाने देंगे। जी। तो इसके लिए सबसे पहला उपाय तो ये है कि इसके लिए सबसे पहले जो इस कानून के अंदर में जो इंस्पेक्टर्स हैं उनको अप्रोच किया जाए, उनको बताया जाए ये सारे बच्चों को जोर जबरदस्ती काम कराया जा रहा है। और दूसरा साथ साथ ही इन बच्चों का आपको नामांकन कराना चाहिए राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत स्कूल में, ताकि ये रेगुलरली स्कूल जा सकें। ये काम तो अपने यहाँ हुआ है, अपने यहाँ टीचर्स जी, जो है, जी। प्राइमरी टीचर्स जो है, एडमिशन जो है, उन लोगों से बड़े पैमाने पर एडमिशन हुआ तो उसमें मुख्य है कि दोपहर का भोजन मिल जाए हाँ, और दो पोशाक मिल जाएगा। उसका आकर्षण वो है, पढ़ाई आकर्षण कम है, लेकिन मिड डे मील भरपेट मिल जाएगा, ये एक बड़ा आकर्षण। तो आकर्षण के चलते वो चीजें बढ़ी, लेकिन वो काम से नहीं छूटे और पढ़ाई में जितना लगना चाहिए वो नहीं लगे। तो ये सोसाइटी का मूवमेंट जो है, सोसाइटी में किस ढंग से इन सब चीजों को टैकल करे, इसलिए कि उनके भी भविष्य हैं। जी, जी। अगर वो कल को एमएलए बनते हैं और बेहतर एमएलए नहीं बन पाते हैं, बेहतर सांसद नहीं बन पाते हैं, कोई किसी का भविष्य नहीं जानता, तो अंततः समाज का नुकसान होगा, समाज का नुकसान हो रहा है। तो उनकी भी ड्यूटी बनती है, तो वो किसको अप्रोच करेंगे, भाई देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है। उनको सबसे पहले अंडर द एक्ट जो इंस्पेक्टर्स हैं उनको अप्रोच करना चाहिए। जी, जी। उनको अप्रोच करना चाहिए और इंस्पेक्टर्स का बहुत ही वाइड स्केल पावर्स है और ड्यूटीज़ है एक्ट के अंडर में। प्रचार प्रसार करना भी उनका काम है। तो सबसे पहले सामाजिक अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस होना चाहिए, जो कि हमारे प्रोग्राम का लक्ष्य है कि ये कानून के बारे में लोगों को जानकारी हो। जो ये हम अपने बच्चे से करा रहे हैं ये कानूनन अपराध है, तो जब तक वो चेतना नहीं जागेगी तब तक ये प्रॉब्लम, ये सोशल ईविल को एड्रेस करना बहुत मुश्किल होगा। दूसरा इसी से जुड़ता है कि झारखंड के संदर्भ में फिर से हम देखें तो यहाँ बड़ी संख्या में एक आबादी है, पर्टिकुलर कास्ट है, पर्टिकुलर कम्युनिटी है, जहाँ की बाल विवाह होते हैं। जी। बाल विवाह की उनकी अपनी मजबूरियां हैं कि लड़की बड़ी हो जाएगी, पढ़ लिख लेगी तो लड़का नहीं मिलेगा उसे, और फिर शादी नहीं हो पाएगी। बाल विवाह निषेध कानून बनने के बावजूद ये सारे हो रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूँ कुछ गैर सरकारी संगठन जो है इसमें बहुत बढ़िया एफर्ट कर रहे हैं। चंद स्कूल जहाँ की टीचर्स बहुत कमिटेड हैं, उन लोगों ने अपने स्कूल की लड़कियों को इस ढंग से पढ़ाया, फुटबॉल टीम बनाई और फुटबॉल टीम जाकर वहाँ पर ये कर ली। ये सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि बाल विवाह का निषेध कानून क्या है, बाल विवाह क्या है, बाल विवाह मैंने किसको मारे, कौन सा बाल विवाह है? बाल विवाह जो होता है, जैसे विवाह के संदर्भ में बाल का अर्थ होता है कोई भी पुरुष जो 21 साल से कम उम्र का हो, 1 ईयर से कम का हो, और कोई भी महिला बालिका जो 18 साल से कम उम्र की हो। तो इसमें कानून में ये डेफिनेशन है चाइल्ड का, बिलो 21 ईयर्स ऑफ एज इन केस ऑफ मेल और बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज इन केस ऑफ फीमेल। तो इन दोनों के बीच में अगर विवाह होता है, कोई भी एक बालिग पुरुष जो 21 साल से ज़्यादा का भी है
और कोई 18 साल से कम की लड़की से शादी करता है तो ये एक बाल विवाह माना जाएगा। तो इस पे जो कानून है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में एक नया कानून आया था। इसके पहले कानून था चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1928 का। इसको रिपील करते हुए एक नया कानून आया। अब इस कानून की सबसे मज़ेदार बात जो है, इस कानून में जो प्रावधान हैं बहुत ही डाइवर्स प्रावधान किए गए हैं। इस कानून में जो सबसे बड़ा प्रावधान है कि चाइल्ड मैरिज नहीं हो सकता है, बाल विवाह को अपराध बनाया गया। और दूसरा, अगर बाल विवाह हो गया, कोई बालक का जोर जबरदस्ती विवाह कर दिया गया, तो उसको ये कानून के अंदर राइट दिया गया है, वो जाके अपने मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर करा सकता है, उस शादी से बाहर आ सकता है। तो ये एक नया प्रावधान इस कानून में है जो उस बच्चे को दिया गया। बालिग होने के 2 साल के अंदर वो ये चीज़ जाके कोर्ट में पिटिशन, फैमिली कोर्ट में पिटिशन दाखिल कर सकता है कि मेरा जोर जबरदस्ती बाल विवाह करा दिया गया था। तो ये राइट के साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न जो इस कानून में आया है वो है मेंटेनेंस का, जिसको हम गुजारा भत्ता बोलते हैं। अब मान लीजिए एक बालिग लड़के ने किसी नाबालिग से शादी कर ली, कानूनन ये शादी करा दी गई, जोर जबरदस्ती शादी करा दी गई। तो जब वो नाबालिग लड़की जाके डाइवोर्स के लिए केस फाइल करेगी तो वो अपने लिए मेंटेनेंस भी मांग सकती हैं। तो वो मेंटेनेंस देने का ऑर्डर या तो कोर्ट उस बालिग लड़के पे करेगा या उसके माता पिता पे भी कोर्ट कर सकता है कि आप इनको मेंटेनेंस दीजिए, नाबालिग औरत हैं, जब तक उनका पुनर्विवाह नहीं हो जाता है। उसके अलावा एक जो बहुत ही ज़रूरी प्रावधान इस कानून में आया है वो है कि जो लड़की मान लीजिए नाबालिग है जिसकी शादी हो गई, अब उसको रहने के लिए घर भी चाहिए। अगर उनको उस शादी से निकलना है तो वो अगर उनके माता पिता नहीं रखें तो वो लड़की जाके कहाँ रहेगी। तो उनको रखने के लिए भी इस कानून में बहुत ही ज़रूरी प्रावधान किए गए हैं कि जो फैमिली कोर्ट ऐसे डाइवोर्स मैटर सुनेगा वो रेसिडेंस के लिए भी ऐसी लड़की का प्रावधान करेगा। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा बदलाव इस कानून में आया है, सामाजिक बदलाव, कि अगर एक बाल विवाह से एक बच्चे पैदा होते हैं तो उन बच्चों को हमेशा जायज़ माना जाएगा। दे हैव बीन अकॉर्डेड लेजिटिमेसी अंडर दिस एक्ट। तो ये सबसे बड़ा बदलाव जो आया है इस कानून के अंतर्गत। जायज मानने में माता पिता का नाम उसके साथ जुड़ेगा, यही ना? जी, माता पिता का नाम जुड़ेगा, माता पिता की संपत्ति में अधिकार होगा, कानून हक होगा। लेकिन जब वहां पर आप कह रहे हैं कि वो अमान्य हो जाएगा, अमान्य होने की स्थिति में उसका नाम भी रहता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? उसका जीवन तो बर्बाद हो गया। नहीं, उसका अगर क्लेम किया, लड़की ने या लड़के ने क्लेम किया कि हमारी शादी बगैर हमारी मर्जी के कम उम्र में करा दी गई थी, वैसी स्थिति में आपके कहने कानूनी प्रावधान है कि वो लड़का या लड़की को अलग कर देने का, उसका विवाह को अमान्य करने के विवाह। लेकिन इस बीच बच्चा हो गया तो बच्चे का भविष्य तो गया। दोनों में से अगर अलग हो गए किसी कारण से, इसलिए कि आपके यहाँ दूसरा भी कानून है जिस कानून को फैमिली कोर्ट कहते हैं, जहाँ की किसी ढंग से मिलाने का और आपसे प्रयास किया जाता है। ये मैं कह रहा हूँ। ये लेजिटिमेसी का अर्थ यही है कि बच्चे की वेलफेयर का पूरा ध्यान रखा जाए। एक बात होती है कि अब ये मेरा मैरिज ही जब वॉइड हो गया, मैरिज ही भी वॉइडेबल है, वॉइड हो गया, जब मैरिज एग्जिस्ट नहीं करता है तो उससे होने वाले बच्चे नाजायज़ माने जाएंगे। तो कानून ने इसमें एक अपवाद इसीलिए बनाया कि ऐसे बच्चों को जायज़ माना जाए और ऐसे बच्चों का भरण पोषण का जिम्मेदारी कोर्ट जब डिवोर्स या नलिटी का डिक्री पास कर रहा है तो उस समय कोर्ट ये स्पेसिफिक ऑर्डर पास करने का कोर्ट को प्रावधान है ताकि ऐसे बच्चों का भरण पोषण कम से कम हो सके। और जहाँ तक बात आती है फैमिली कोर्ट्स एक्ट की, जितने भी स्पेसिफिक आपके फैमिली कोर्ट हम लोग अलग रखे हैं, अभी इसी में है कि मैंने कहा कि पार्टिकुलर कम्युनिटीज है, पार्टिकुलर कास्ट है जहाँ की पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा है, बैकवर्डनेस भी बहुत ज़्यादा है, वहीं ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उसमें दोनों में कोई पार्टी अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं है कि दूसरे को मेंटेन कर सके। आज कमाना है, रात में खाना है, नहीं कमाएंगे रात में नहीं खाना बनेगा, तो वो कहाँ से अफोर्ड करेगा कि उसमें उसके भरण पोषण की व्यवस्था करेगा। लड़का या लड़की कौन भरण पोषण की व्यवस्था करे? न गार्जियन की हैसियत है भरण पोषण करने की, नहीं माँ बाप की स्थिति है भरण पोषण करने की। वैसे में आप कह रहे हैं कि शादी को अमान्य हो सकता है, कानून अमान्य कर सकता है, तब क्या होगा? उस बच्चे का क्या होगा? कौन भरण पोषण का कैसे आप दिला देंगे? हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमारे पास होगा तब न दिलाएंगे। जब होगा तभी दिलाएंगे, वो तो जाहिर सी बात है। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंड है क्या जिसमें कि नहीं, इस कानून के अंदर में कोई फंड नहीं है, मगर इसमें बहुत सारे झालसा के ऐसे स्कीम्स हैं जिसमें बच्चों को मदद की जाती है। अभी जैसे पैंडेमिक के दौरान भी झालसा ने बहुत सारी स्कीम्स लाई कि जो बच्चे अनाथ हो गए उनका भरण पोषण कैसे किया जाए। तो ये सामाजिक स्कीम्स में झालसा की बहुत सारी स्कीम्स हैं। और उसके अलावा जो सोशल डेवलपमेंट का काम है सरकार का, उसके अंतर्गत भी इस पे
मदद की मांग की जा सकती है, मगर इस कानून के अंतर्गत जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है या तो जाए आपके बालिग पति की या उनके माँ बाप की या गार्जियन की। और ये चाइल्ड मैरिज रोकने के लिए जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारी जो संस्थाएं वो भी काम कर रही हैं, तो ये सारी संस्थाएं भी ये सारी चीज़ की जानकारी अपने निकटतम मैजिस्ट्रेट को दे सकती हैं कि यहाँ चाइल्ड मैरिज होने वाला है। जैसे कि इस कानून की एक और विशेषता है, इसमें अक्षय तृतीया का एक खास जिक्र किया गया है कि अक्षय तृतीया या अन्य तिथियों में जहाँ सामूहिक बाल विवाह होता है, वैसे परिस्थिति में मैजिस्ट्रेट को पावर है प्रिवेंटिव एक्शन लेने का, इंजंक्शन ऑर्डर पास करने का। नहीं, जैसे कि अपने यहाँ एक जिला था बिहार में, और बिहार में वो पड़ता है, वहाँ जिला था तो वहाँ बाल विवाह होता ही था, इसीलिए बाजार लगता था, वो बहुत सारा कुछ होता था। तो वो तो खैर बंद हो गया, अब शायद नहीं होता है। हम दूसरी बात कह रहे हैं कि बच्चों को बचाने के लिए, बच्चों का भविष्य बनाने के लिए जितने सारे कानून बने, उन कानूनों में कौन कौन से स्टेक होल्डर हैं जहाँ की लोग संपर्क कर सकते हैं किसी भी तरह की मदद के लिए। एक तो आपने बताया कि इंस्पेक्टर्स लेबर डिपार्टमेंट, वहाँ से आप मदद ले सकते हैं, और कौन कौन जगह हो सकता है जहाँ से कि मदद दी जा सकती है कई सारे मामलों में। इस कानून के अंतर्गत भी एक चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर का प्रावधान है, जो जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार को करना है। चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर का काम ही यही है कि वो जगह जगह अपनी फील्ड में घूम के कहाँ चाइल्ड मैरिज हो रहा है, कहाँ चाइल्ड मैरिज के लिए ज़बरदस्ती की जा रही है, ये सब का पता लगाए, ये सबको रोके, इन पे कानून सम्मत कार्रवाई करे। और ये मैजिस्ट्रेट्स को भी इस कानून के अंदर में ये पावर दिया गया है, वह स्वतः भी संज्ञान ले सकते हैं, कोई सामाजिक संस्था भी उनको जानकारी दे सकती है, उस पर भी ये संज्ञान ले सकते हैं, कोई भुक्तभोगी भी उनको जानकारी दे के उस पर भी वो संज्ञान लेके एक इंजंक्शन ऑर्डर पास करते हैं बाल विवाह रोकने के लिए। तो इस कानून का ऑब्जेक्टिव है ये कि बाल विवाह को रोका जाए, और बाल विवाह को इसमें संज्ञेय अपराध बनाया गया है। जो बाल विवाह कर रहा है, अगर वो बालिग पुरुष है तो उसे 2 साल तक की सज़ा और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। जो बाल विवाह करवा रहा है, जो जैसे पंडित है, जैसे माता पिता हैं, जो बाल विवाह करवा रहा है, उसको भी उतनी ही सज़ा हो सकती है। बाल विवाह का जो अपने या किसी भी विवाह का जो प्रावधान है, उसमें अब तो जहाँ मेरी जानकारी है, जो इलाके हैं अपने यहाँ के, उन इलाकों में लोग फर्जी ये आधार बनवाने लगे हैं, जिससे कि वो दिखा सकें कि इसलिए कि उनके बच्चे की शादी नहीं होती है, ये उनकी परेशानी है। दूसरे की वहाँ पर जो लोग जानते हैं कि हाँ ये बच्चा की उम्र क्या होगी, बच्चे की उम्र क्या होगी, वो जनप्रतिनिधि जो लोग भी हैं, वो लोग भी कोशिश करते हैं कि मामले को दबाया जाए, छुपाया जाए, इसलिए कि उनके अपने वोट का सवाल है, उनके अपने समाज का सवाल है। वैसी स्थिति में तब जब सब लोग चाह ही रहे उसको बचाना, उसको जारी रखना, तब उसको रोकना, जो एक आपने प्रावधान बताया कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है, गवर्नमेंट इस तरह से एक ऑफिसर बहाल करे और वो देखे और जाए। मेरी जानकारी झारखंड में है ऐसा, ये तो मैं पहली बार सुन भी रहा हूँ, ऐसा मेरी जानकारी में है नहीं ऐसा। कोई मजिस्ट्रेट को जो पावर दिए गए होंगे, पावर दिए गए होंगे, और मूल रूप से जो गैर सरकारी संगठनों की लड़कियां काम कर रही, जो फुटबॉल टीम बना करके रोकने का काम, इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ अपने दर्शकों को बता, जो लगता है किसी को कि हम कहीं जा करके शिकायत कर सकते हैं, अज्ञात भी, अननोन भी, मैंने हमारा नाम नहीं आए पर्दे के पीछे रह करके भी, क्योंकि समाज में है, समाज में झगड़ा नहीं ले सकते हैं, वो कहाँ जाए, किसके पास जाए, किसको लिखें, उनको अपने जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को अप्रोच करना चाहिए। सारा कुछ शुरू होता है आपको स्कूल से। स्कूल में अगर ये सारी बातें बताई जाए, जहाँ के लड़के लड़कियाँ पढ़ते हैं, वहाँ उनके बीच में ये सारी चीजें जाए, वहाँ अगर आपका लीगल क्लिनिक चले, वहाँ बताया जाए, तब ये स्थिति थोड़ी कंट्रोल की जा सकती है और थोड़े बेहतर ढंग से इस पर वो पाया जा सकता है। ये सामाजिक जागरूकता और इस कानून की जागरूकता सबसे प्रथम स्टेप होगा ये सोशल इविल को इरेडिकेट करने के लिए। तो इसमें झालसा ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। इस कानून के बारे में जो प्रचार किया है, जो जाके लीगल कैंप्स में ये प्रचार किया जाता है, तो सबसे पहले लोग को इस कानून के बारे में जागरूक होना पड़ेगा। कोई भी लड़की, उसे अपनी उम्र का जानकारी है, वो 18 साल से कम की हैं, तो उन्हें शादी कभी नहीं करना चाहिए। उन्हें शादी में ज़बरदस्ती की जा रही है तो उन्हें अपने जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अप्रोच करना चाहिए, निकटतम जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि इस कानून के तहत जुडिशियल मजिस्ट्रेट वो शादी को रोक सकता है। तो सबसे अहम स्टेप ये उनको लेना चाहिए। अपने यहाँ बहुत तरह के विधिक सेवा प्राधिकार बने हुए हैं, जो अनुमंडलीय अदालत तक के हैं, इसके तालुक लेवल तक में है, तालुक लेवल में। इसके अलावा पीएलबीज हैं गांव में, पंचायत में, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। यह जरूरी इसलिए है कि बच्चे आपके परिवार के भविष्य हैं, आपकी ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलाएंगे, और मेडिकली भी माना जाता है
कि कम उम्र में शादियां जो है उससे बहुत तरह के नुकसान होते हैं। हेल्थ और प्रॉब्लम्स झारखंड बहुत होते हैं। जैसे राज्य में तो जहां मैक्सिमम लोग कुपोषित हैं, 40% से वो लोग, सरकारी आंकड़ा है, वो लोग कुपोषित है, कुपोषित बच्चे को जन्म देंगे, कम उम्र में शादियां होंगी तो और बच्चे कुपोषित होंगे और तरह तरह की बीमारियां घेरेंगी। इसलिए जरूरी है कि कम उम्र में विवाह नहीं होने दिया जाए और बच्चों के लिए सरकार ने जो प्रावधान कर रखी है शिक्षा की और सारी व्यवस्था कर रखी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाया जाए। और कहीं ऐसा होता है जिसके बारे में जो ये विधि सेवा प्राधिकार है उनमें या जो सरकारी संस्थान है वहाँ के लोगों को आप चिट्ठी भी लिख सकते हैं, अनाम चिट्ठी भी लिख सकते हैं और हमको लगता है उस पर कार्रवाई होगी। नहीं तो हमारे यहाँ लिखिए, हम लोग इसको जो आते हैं वकील जज उन लोगों से बात करेंगे, वो लोग कार्रवाई करेंगे। कानून की बात में आज तो बस इतना ही, अगली बार मिलेंगे किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।